स्टूडेंट्स, फिर से आज मैं आपके सामने क्लास 9th का पोइट्री सेक्शन का एक और पोएम लेकर आया हूँ. दैट इज़ आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर बाई रविंद्रनाथ टैगोर. सो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा. सो लेट्स बिगिन. सो बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, थोड़ा इंट्रोडक्शन जैसे कि हमेशा की तरह हम पढ़ते हैं पोइट के बारे में. सो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सामने रखे हुए हैं विच आई विल एक्सप्लेन. सो ध्यान से सुनिए. First thing, he composed India's national anthem. Each and every one of you already ये पता ही होगा कि जो हमारा नेशनल एंथम है तो वो किसने कंपोज किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया. ठीक है. देन अगेन ही रिसीव नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स दैट इज गीतांजलि. तो गीतांजलि एक्चुअली क्या था? ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो है इन्होंने लिखी थी, बहुत मशहूर है और इसके लिए इनको 1913 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया था. और ही वाज आई गेस एक फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था. द नेक्स्ट थिंग, टैगोर रोट प्राइमरीली इन बंगाली. तो इनका बेसिक जो राइटिंग लैंग्वेज था दैट वाज बंगाली, बट अपना ही काम ही ट्रांसलेटेड मैनी ऑफ हिज वर्क्स इनटू इंग्लिश हिमसेल्फ. खुद ही अपनी बंगाली वर्क को क्या करते थे? वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे. ठीक है, लेट्स मूव नाउ. आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट थिंग इज, एक स्टार्ट करने से पहले आपको इनका एक बहुत ही मशहूर कोट बता देता हूँ. द वर्ल्ड स्पीक्स टू मी इन कलर्स, माई सोल आंसर्स इन म्यूज़िक. तो इस पर्टिकुलर कोट से आपको पता चल जाना चाहिए कि ही वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स म्यूज़िक की तरफ इनका काफ़ी दिलचस्पी थी इनकी. और म्यूज़िक के थ्रू अपने जो जो भी मैसेजेस थे वो आगे लोगों तक पहुंचाते थे. वो अपनी राइटिंग्स में भी, आप जो भी इनकी राइटिंग्स देखोगे वो म्यूज़िक से रिलेटेड होंगी. सो नेक्स्ट इज, टैगोर के चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा पता करते हैं. हाउ हिज चाइल्डहुड वाज. सो ये आता है, देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर वाज बॉर्न इन कलकत्ता इन अ वेल्दी एंड प्रोमिनेंट ब्राह्मण फैमिली. तो ब्राह्मण बैकग्राउंड से थे और एक अच्छी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे. उनके फादर, जिनका नाम महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जिनका नाम था, इनकी मदर का नाम सरादा देवी, की मौत कब हुई? डाइड व्हेन, जब वो खुद, ही वॉज वेरी यंग, खुद काफ़ी छोटे थे और उनकी मदर की डेथ हो गई. हर बॉडी कैरिड थ्रू अ गेट टू अ प्लेस वेयर इट वॉज बर्नड एंड इट वॉज द मोमेंट व्हेन ही रियलाइज दैट शी विल नेवर कम बैक. सो एक रियलाइजेशन हो गई उनको जब उन्होंने देखा कि उनकी माँ को आफ्टर डेथ लिया जा रहा है, जो आखिरी राइट्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए. सो ही रियलाइज दैट कि उनकी माँ अभी कभी वापस उनको नहीं मिलेगी. सो द नेक्स्ट थिंग इज, टैगोर स्टार्टेड टू कंपोज पोएम्स एट एज ऑफ 8. तो सोचिए 8 साल की उम्र में इन्होंने पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दिया. अभी देखिए, पोइट्री हो गया या जो लिरिक्स होता है या वट एवर शायरी होगी, जो चीज़ें होगी, एक आप अगर बैकग्राउंड में जाओगे तो एक सेंटिमेंटल चीज़ें होती है ये. और जब किसी का सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं या कोई चीज़ डीप गहराई में असर करती है तो वो चीज़ें क्या है, वो अपनी राइटिंग्स में आते हैं. तो यहाँ पर जो एक चेंजिंग एक मोमेंट था, दैट वाज द डेथ ऑफ हिज मदर. उनकी माँ की जब डेथ हुई उसके बाद जाके उन्होंने क्या कर दिया, एक छोटी सी टेंडर एज में, एट द एज ऑफ 8 उन्होंने लिखना शुरू कर दिया. सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोइट्री में एक फ्लावर मेंशन हुआ है, दैट इज़ श्यूली फ्लावर. तो ये एक काफ़ी एक कॉमन स्मॉल वाइट फ्लावर होता है जो आप इमेज में देख भी पा रहे हैं. ठीक है. सो इट अपेयर्स अराउंड पूजा सीजन में, ये सितंबर के अक्टूबर के अराउंड आपको देखने को मिलेगा. और इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको चैमोमाइल कहते हैं. ठीक है. इस फ्लावर का क्या इंपॉर्टेंस है इस पोइट्री में, ये वो आपको आगे चलते हुए देखने को मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. सो ये देखिए, आप फर्स्ट लाइन में आपको रीड आउट करके बता रहा हूँ. आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर ओनली समटाइम्स इन द मिड्स्ट. मिड्स्ट इज इन बिटवीन, मिड्स बीच में, मिड्स ऑफ माई प्ले. माई प्ले इज, आप प्ले यहाँ पे वो नहीं सोचना आप जो इंग्लिश में प्ले होता है. प्ले इज खेलने के दौरान. अ टाइम सीम टू हैव
अ ट्यून सीम्स टू हैव होवर ओवर माई प्ले थिंग्स। होवर ओवर क्या होता है? होवरिंग ओवर माई हेड कहते हैं, मेरे सर के ऊपर से घूमना, होवर ओवर। तो कहता है कि जब मैं अपनी चीज़ों के साथ, मतलब अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा होता हूँ, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, एक ट्यून। व्हाट काइंड ऑफ ट्यून इज़ दिस? एक ट्यून जो है मेरी उन खेलने वाले खिलौनों के ऊपर से गुजर रही है, तो वो चीज़ें जो हैं दैट रिमाइंड्स मी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वाई, क्यों, वाई डजन द पोइट और रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो अपनी माँ को क्यों याद नहीं कर पा रहे? पहले हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि ही वॉज़ वेरी, यू नो, एक छोटी उम्र थी उनकी जब उन्होंने अपनी मदर को लूज़ किया, तो इसी वजह से कि वो जो यादें हैं बहुत धुंधली रह गई हैं, बिकॉज ही वॉज़ वेरी यंग एट दैट टाइम जब उनकी मदर उनको छोड़ के चली गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में बता रहे कि आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। तो वाई ये क्वेश्चन भी आ सकता है आगे कि वो अपने मदर को क्यों याद नहीं रखेंगे, क्यों याद नहीं रख पा रहे? बिकॉज ही वॉज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटे थे उम्र में, इस वजह से उनको अब अपनी माँ की जो है वो यादें जो हैं वो बहुत ही कम चीज़ों में याद हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि जब मैं अपनी उन खिलौनों के साथ खेलता हूँ, जो खिलौने तब भी मौजूद थे जब उनकी मदर ज़िंदा थी, तो ऐसा लगता है कि उन खिलौनों से एक ट्यून, एक उसकी माँ के उन जज्बात जुड़े हुए थे उन खिलौनों से, और वो एहसास उसे उन प्लेइंग थिंग्स से, उन टॉयज से जो है वो आती है। तो नेक्स्ट इज़ द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज टू। और वो ट्यून किस चीज़ की है? The tune of some songs that she used to hum. Humming and singing are two different things. Humming is गुनगुनाना, singing is पूरा अच्छे से अपने लिरिक्स को क्लियरली बोलना। हमिंग इज़ गुनगुनाना। तो वो क्या करती थी जिस टाइम पे, यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो कौन सी ट्यून है जो मैं अपने टॉयज़ में पाता हूँ, द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज टू। अब सम सॉन्ग बोला हुआ है, दैट मीन्स ही डजेंट इवन रिमेंबर वट एग्जैक्टली द वर्ड्स और द लिरिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर song were. तो while rocking my cradle, what is rocking my cradle? Rock is धक्का देना, cradle is झूला। आपने देखा होगा छोटे बच्चे का झूला जिसमें उसको सुलाकर थोड़ा उसको हिलाया जाता ताकि उसे नींद आ जाए। तो while rocking my cradle, जो हम लोग टिपिकली जैसे अपनी लैंग्वेज में अगर बोलें तो लोरी सुनाया करते हैं बच्चे को, तो वो लोरी कौन सी लोरी थी उसे याद नहीं है, बट ही रिमेंबर्स कि मेरी माँ कुछ गुनगुनाया करती थी, और वही ट्यून जो है उसके दिमाग में अभी भी क्या है, जब वो उन चीज़ों के साथ खेलता है तो उसे वो सुनाई देती है, और ऐसा लगता है कि ये चीज़ों से वही ट्यून जो है उसे आ रही है। सो आई होप ये वाली लाइन्स आपको क्लियर हुई होंगी। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये देखिए इस इमेज में मैंने ट्राई किया दिखाने का कि ये सब टॉयज़, डिफरेंट टॉयज़, और ये क्रेडल आ गया, ये क्रेडल है, ठीक है, और ये टॉयज़ हैं इसके अपने, ठीक है। ये देखो ये सब चीज़ें खेल कूद की चीज़ें जो है, तो इन चीज़ों के साथ जब अभी प्रेजेंटली भी वो खेलता है तो वो जो इमोशंस जुड़े हुए थे उसकी मदर के, वो उसको वापस रियलाइज़ होते हैं। सो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट लाइन है, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर बट वेन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग द स्मेल ऑफ शिवली फ्लावर्स। अब मैंने आपको शिवली फ्लावर पहले ही दिखा दिया पहली स्लाइड में, ठीक है। तो क्या कहा, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर बट वेन इन अर्ली ऑटम मॉर्निंग। ऑटम कौन सा सीज़न होता है? फ्लावर के खिलते हैं जब ऑटम सीज़न, स्प्रिंग, समर, ऑटम। तो द स्मेल ऑफ शिवली फ्लावर्स फ्लोट्स। मैंने कौन सा मंथ बताया था आपको? अगर मैं पीछे स्लाइड में आपको लेके चलूँ तो ये सितंबर अक्टूबर की बात। ऑटम कौन सा सीज़न होता है? पतझड़ का सीज़न, ठीक है। उस सीज़न का ये फ्लावर होता है और फ्लोट्स इन द एयर, और उसकी स्मेल जो है वो क्या है, हवा में क्या रहती है, फैल जाती है। द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर। ये देखिए मंदिर में जब चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं ना, तो दिस पर्टिकुलर फ्लावर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ये फूल जो है चढ़ाया जाता है, चढ़ावे के हिसाब से मंदिर में चढ़ाया जाता है। कहता है आई कैन नॉट रिमेंबर, फिर से नेक्स्ट लाइन में ये बोला कि मैं अपनी माँ तो मुझे याद नहीं है, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर बट व्हेन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग, जब ऑटम की सुबह, अर्ली मॉर्निंग्स में क्या होता है, जब इस शिली फ्लावर्स की जो स्मेल है हवाओं में जब फैलती है, जब वो जो सेंट है वो मॉर्निंग सर्विस की, मॉर्निंग सर्विसेज सुबह उठ के जो मंदिर जाते हैं, तो उस टेम्पल से जब मेरे पास वो सेंट आती है तो मुझे क्या याद आता है कि मेरी माँ से भी, मेरी माँ की याद मुझे वो दिलाती है। बिकॉज हिज मदर, रविंद्रनाथ टैगोर की जो मदर थी, शी यूज टू गो टू टेम्पल, और ये फ्लावर्स जो है वो मंदिर में चढ़ाया करते थे। तो यहाँ पे भी वो एक पहले ही लाइन में बताया गया कि इवन दो आई डोंट रिमेंबर माई मदर बट कुछ चीज़ें हैं, और वन ऑफ दोज थिंग्स इज शिवली फ्लावर,
ठीक है, उससे इसको वापस से वो अगर मैं कह दूँ वो धुंधली यादें वो वापस आ जाती है अपनी मदर की। सो लेट्स मूव अगेन, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, फिर से इसी लाइन में ये रिपीट हो रहा है, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर ओनली वैन फ्रॉम माई, ओनली वैन जब कभी, फ्रॉम माई बेडरूम कभी कभी मेरे बेडरूम के विंडो से, आई सेंड माई आइज इन टू, सेंड माई आइज क्या मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी आँखों को भेज देता हूँ, सेंड माई आइज ये मीन्स आई लुक, मैं जब देखता हूँ, इन टू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंस स्काई, नीले आसमान की तरफ, दूर नीले गगन की तरफ जब देखता हूँ, आई फील दैट, मैं महसूस करता हूँ, दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज़, कि मेरी माँ की जो नज़र है, गेज़, गेज़ क्या है यहाँ पे, कि वो मेरी, कहते हैं ना हम लोग कि मेरी माँ मुझे देख रही होगी, सो सिमिलर वे में द पोइट फील्स लाइक ये जो स्काई है वहाँ से मेरी माँ मुझे देख रही है, मेरे चेहरे पर नज़र डाले हुए है, हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई, कि मेरे माँ का जो चेहरा है वो इस पूरे आसमान में, जैसे मैं इमेज में भी आपको दिखा रहा हूँ कि उस नीले आसमान में अपनी माँ का चेहरा ढूंढता है यहाँ पे पोएट, ठीक है। सो दिस इज़ इट, ये वाली लाइंस भी क्लियर हो गई। आई होप आप लोग एन्जॉय कर रहे होंगे इस पोएम को, मज़ा आ रहा होगा आपको। सो दिस वाज इट विद द पोएम, ये वाला पोएम ख़त्म होता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब कुछ चीज़ें जो मेरे को इसमें बतानी है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। अभी आपको रिसेंटली आपको थोड़ा सा ना जो पैटर्न है वो आहिस्ता आहिस्ता सीबीएसई की तरफ जा रहा है, तो सीबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं, थोड़ा बहुत लिटरेचर से रिलेटेड चीज़ें पूछता है। वहाँ पे पोइटिक डिवाइसेस पूछी जाती हैं। और पोइटिक डिवाइस क्या होता है? पोइट्री इज़ अ पावरफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग एंड आइडियाज़। ये तो हम सबको पता है कि पोइट्री के थ्रू क्या करते हैं, हम अपनी फीलिंग, अपने जज्बात को जाहिर करते हैं। तो पोएम्स ऐसे नहीं बनते हैं। पोइट्स क्या करते हैं, ये वैरायटी ऑफ डिवाइसेस, अलग अलग टेक्निक्स एंड डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जिनके थ्रू इन फीलिंग्स को वो आप तक, इन आइडियाज़ को आप तक पहुंचाते हैं। और उन्हीं टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं, पोएटिक डिवाइसेस कहते हैं, या लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस हैं। द फर्स्ट वन इज़ इमेजरी और यूज़ ऑफ डिस्क्रिप्शन टू क्रिएट एन इमेज। अब आप भी जब ये पोएम पढ़ रहे थे तो आपके माइंड में भी इमेज बनी होगी। कैसी इमेज? जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मेरी माँ जो थी आसमान से क्या कर रही थी, मेरी ऊपर नज़र, उनकी जो चेहरा था वो आसमान में, तो आपके दिमाग में ये इमेज बन जाता है। तो दिस इज़ अ टेक्निक, और दिस इज़ एक प्रोफेशनल राइटर जो होता है वो आपके माइंड में इस तरीके की इमेजेस क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इमेजरी और यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन टू क्रिएट एन इमेज इन द माइंड ऑफ रीडर्स इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस पोएम। इमेजरी गिव्स सेंसरी इंप्रेशंस एंड lends vividness टू द पोएम। एक पोएम को, मैंने कहा ना, इसको हिंदी में अलंकार कहते हैं, मतलब खूबसूरत बनाने के लिए इन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। सो इन दिस पोएम द पोएट क्रिएट्स ब्यूटीफुल इमेजेस रिलेटेड टू साइट, जैसे उन्होंने कहा साइट, साउंड और स्मेल से रिलेटेड, जैसे स्मेल ऑफ शिवली फ्लावर्स, ठीक है, गेज जो आसमान में दिखा, साउंड जो से आती है, ठीक है, किसकी, ट्यून की। सो दीज आर सम इमेजरीज दैट हैव बीन यूज्ड बाय द पोएट इन दिस पर्टिकुलर पोएम। सो आगे मूव करते हैं। ये देखिए इस पर्टिकुलर पोएम में कौन कौन सी है, देखिए विजुअल इमेजेस कौन सी क्रिएट की है। सबसे पहले है बच्चे की प्लेइंग थिंग्स, ठीक है, बच्चे की जो टॉयज़ हैं, दैट इज़ विजुअल इमेजेस। देन मदर रॉकिंग हिज क्रेडल, ये भी विजुअल है, ठीक है। द ब्लू ऑफ द डिस्टेंस स्काई, आसमान का नीला रंग, तो ये विजुअलाइज कर सकते हैं आप। और दूसरा है ऑरल इमेजेस, द ट्यून ऑफ सम विच कैन नॉट बी सीन, द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट द मदर यूज टू हम वाइल रॉकिंग द क्रेडल। यहाँ पर फिजिकली आप कुछ देख नहीं सकते हैं, यू कैन फील द ट्यून, ठीक है। सो इनको कहते हैं ऑरल इमेजेस। तो विजुअल इमेजेस एक, ऑरल इमेजेस एक, और इमेजेस रिलेटेड टू स्मेल भी बताया गया, ठीक है। अब इमेजेस रिलेटेड टू स्मेल मैंने पहले ही आपको बता दिया, द स्मेल ऑफ शिवली फ्लावर्स, द सेंट ऑफ मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल एंड द सेंट ऑफ हिज मदर, ठीक है। दीज आर सम इमेजरीज इन द पोएम। आपको ये कैटेगराइज करना आना चाहिए, ठीक है। विजुअल इमेजेस अलग, ऑरल इमेजेस अलग, और इमेजेस रिलेटेड टू स्मेल अलग है। तो इसी तरीके से अगर आप चाहो तो इनको, जैसे मैंने ये टेबल कंटेंट यहाँ पे स्लाइड पे दिखाया, आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हो। सो दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।